जय श्री कृष्ण। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमने अपने पूर्व की वीडियो में पढ़े अम्ल क्षार की कुछ परिभाषाएं, जिसमें अपन ने पढ़ा था आयोडीन संकल्पना, फिर अपन ने पढ़ा था ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना, उसके बाद अपन ने पढ़ा था अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षारों के सामान्य गुण। अम्लों व क्षारों के सामान्य गुण। अम्ल जो होते हैं, अम्ल नीले लिक्विड पत्र को लाल कर देते हैं तथा क्षार लाल लिक्विड को पत्र को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो पहला गुण क्या हो गया अम्ल का कि अम्ल नीले लिक्विड पत्र को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिक्विड पत्र को क्या करते हैं, नीले कर देते हैं। दूसरा गुण, अम्ल धातु से क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस लेते हैं, हाइड्रोजन गैस लेते हैं। धातु प्लस अम्ल से लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस। तो अम्ल क्या करते हैं, धातु से क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं और साथ ही एक लवण बनता है। तो उसका एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि धातु जो होते हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। हम एक धातु ले लेते हैं जेड, जिंक धातु। हम ले लेते हैं H2SO4 अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल से जब क्रिया करता है तो बनता है ZnSO4 जो कि एक लवण है और उत्पन्न करता है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस अवस्था होती है, इसलिए एरो के रूप में इसको ऊपर कर देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो उड़ जाती है। ये है कि धातु जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस देती है। उत्पन्न हाइड्रोजन गैस की हम जांच कर सकते हैं, तो इसके लिए अपने को एक क्रियाकलाप करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन क्रियाकलाप करके देखते हैं। ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस तभी क्रिया करके लिखते हैं। हम एक स्टैंड लेते हैं, स्टैंड को
स्टैंड की सहायता से अपने परत में इसको बांध देते हैं। इस परत में लेते हैं हम दानेदार जिंक के टुकड़े और इसके अंदर मिलाते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इस प्रकार से, ठीक है। इसके ऊपर एक कॉर्क लगा होता है और कॉर्क के अंदर से निकास नहीं निकास नहीं है आगे साबुन के घोल से भरे बीकर में ये जो बीकर है इसके अंदर साबुन का घोल है, साबुन का घोल बीकर स्टैंड परख नली और ये आएगा जिंक जड़ निकास नली या इसको प्रवाह नली भी कहते हैं, प्रवाह नली। जैसे ही जिंक धातु और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है तो एक लवण बनता है, वो होता है ZnSO4 और एक गैस होती है उत्पन्न हाइड्रोजन गैस। जैसे ही इसके ऊपर हम ये अम्ल डालते हैं तो इसके ऊपर बुलबुले निकलते हैं, क्या निकलते हैं? बुलबुले। ये जो बुलबुले होते हैं ये बुलबुले होते हैं हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस निकास नली या प्रवाह नली से होती हुई कहाँ जाती है? साबुन के घोल में, और साबुन के घोल में ऐसे बुलबुले बनते हैं बड़े बड़े। इन बुलबुलों के संपर्क में हम जलती हुई तीली या मोमबत्ती ले जाते हैं तो मोमबत्ती या जो तीली होती है वो पट-पट की आवाज के साथ बुझ जाती है। इसका मतलब पट पट की आवाज हाइड्रोजन गैस का बुझना। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस इस प्रवाह नली से होती है साबुन के घोल में प्रवाहित होती है तो साबुन के घोल में बबल अर्थात बुलबुले बनते हैं। ये बुलबुले हाइड्रोजन गैस के होते हैं और इसके संपर्क में मैं जलती हुई तीली या मोमबत्ती ले जाता हूँ तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले फटफट की ध्वनि के साथ बुझ जाती है मोमबत्ती। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्पन्न गैस क्या है? हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस की जांच का चित्र है, देख सकते हैं। धातु अम्लों से क्रिया करने पर क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं। अगला जो गुण है वो गुण है क्षार। जिस प्रकार धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं तो क्षार भी धातु के साथ क्रिया कर लवण व हाइड्रोजन गैस देते हैं, गैस देते हैं। क्षार लेते हैं हम NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड। धातु लेते हैं हम Zn, तो अभिक्रिया करने पर एक लवण बनता है, वो लवण होता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस। ये जो गैस होती है हाइड्रोजन गैस जो होती है वो वायु में उड़ जाती है, इसलिए
एरो का निशान ऊपर की ओर होता है। सभी धातु जो होते हैं सभी सारों के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यह अभिक्रिया संभव नहीं होती है। क्षार अभिक्रिया करके धातु के साथ हाइड्रोजन गैस तो देते हैं, पर भी सभी क्षार जो होते हैं सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यह अभिक्रिया संभव नहीं होती। यह है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। इसको याद करने का एक अच्छा सा तरीका है सोडियम 212, क्योंकि यहाँ पे सोडियम के 2 परमाणु हैं, जाने जाता है जिंक का 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 है, तो इसको हम सोडियम जिंकेट पे याद कर सकते हैं। सोडियम जिंकेट 212, 2 सोडियम Zn 1 ऑक्सीजन 2 परमाणु। इस प्रकार से हम सोडियम जिंकेट का सूत्र याद कर सकते हैं। अगला जो गुण है वो है तीसरा, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर लवण व जल देते हैं, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल से क्या बनेगा? लवण और जल। एग्जाम्पल है धातु ऑक्साइड ले रहे हैं हम यहाँ पे सोडियम कॉपर ऑक्साइड। धातु मतलब धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं तो बनता है धातु ऑक्साइड। तो यहाँ हमने लिया है कॉपर ऑक्साइड। अम्ल ले लेते हैं हम यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl। ये जो क्रिया करेगा तो बन जाएगा लवण CuCl2 और साथ में बन जाएगा जल। तो धातु ऑक्साइड जो होते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर लवण और जल देते हैं। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ऐसे ही अधातु ऑक्साइड क्षार के साथ क्रिया कर लवण व जल देते हैं, तो यहां हम ले लेते हैं अधातु ऑक्साइड प्लस किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं? कोई एक क्षार, क्या बनेगा? लवण और क्या बनेगा साथ में? जल। अधातु ऑक्साइड यहां ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन अधातु है, जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो क्या बनेगा? अधातु ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। क्षार ले लेते हैं हम यहाँ दुर्बल क्षार CaOH चूने का पानी। उसकी अभिक्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ होती है तो लवण बनता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि संगमरमर या चूना पत्थर होता है, साथ में उत्पन्न होता है जल H2। जिस प्रकार धातु ऑक्साइड सारे प्रकृति के होते हैं, वैसे अधातु ऑक्साइड जो होते हैं, अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अगला जो गुण है चौथा, सभी अम्ल व क्षार जलीय विलयन में आयनिक
जाते हैं अर्थात विद्युत के सुचालक होते हैं। इसलिए विद्युत अपघटन के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। पांचवा और लास्ट, सभी अम्ल सार के साथ क्रिया कर अपने अपने गुण खो देते हैं। इस प्रकार उदासीन लवण बनते हैं। इसलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अम्ल और क्षारों के सामान्य गुणधर्म में अपने 5 गुणधर्म पढ़े। पहले तो अपन ने लिटमस की प्रकृति के आधार पर, दूसरे जो था अम्ल और क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस देते हैं, उत्पन्न गैस की अपन ने जांच भी की थी। फिर अपन ने पढ़ा है धातु ऑक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर लवण और जल देते हैं, और ऐसे अधातु ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर लवण और जल देते हैं। चौथा जो है वो है सभी अम्ल और क्षार जलीय विलयन में क्या होते हैं, आयनित हो जाते हैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अर्थात ये क्या होता है, विद्युत के सुचालक होते हैं। इसलिए इनका उपयोग क्या किया जाता है, वैद्युत अपघटन पदार्थ बनाने के लिए, मतलब सेल बैटरी बनाते हैं ना, इसके अंदर इनका उपयोग किया जाता है। अगला 5वां है सभी अम्ल सभी क्षार के साथ अभिक्रिया करके अपने अपने गुण खो देते हैं। अपन ने पढ़ा था उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल क्षार के प्रभाव को और क्षार अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, खो देते हैं। इस प्रकार ये उदासीन लवण बनाते हैं। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।